तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका क्लास 12th का फिजिक्स और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। अभी तक हम लोग अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि एकल बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, उसका भी निगमन हमने आपको करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है जो कहते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पिछले 3-4 ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निगमन पेपर में 5 नंबर का आता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, ज्ञात करके बताइए। व्यापक बिंदु का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है आपका ए और बी। ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है ए और बी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये द्विध्रुव का जो एक सिरा होगा वो हमारा माइनस क्यू आवेश का बना होगा और दूसरा हमारा प्लस क्यू आवेश होगा। अब इन्होंने कहा व्यापक बिंदु पर। बच्चों, अच्छी स्थिति में हमने यहां पर बिंदु पी लेकर ज्ञात कर लिया है, निरक्षी स्थिति में हमने यहां बिंदु पी लेकर निगमन कर लिया है। अब हम कहीं ऐसी जगह पर बिंदु लेंगे जो कि अक्ष पर ना हो। हमने बच्चों क्या किया, मैंने इसका मध्य बिंदु ओ लिया और मध्य बिंदु ओ लेने के बाद इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु मैंने मान लिया और वो बिंदु हमने माना कि भैया कोई बिंदु जो है वो पी है और यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इससे आर दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया है और जो हमने बोल दिया कि क्या है बच्चों, पी है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस निगमन में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ लिखा नहीं है पहले से, क्योंकि अगर मैं इसमें पहले से लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए आपके लेवल का ध्यान रखते हुए ही मैं क्लास को ले रहा हूं। बच्चों, ये बिंदु पी है, मैंने माना कि ये दो, अभी मैं बोल दूंगा आप लिख लेना जो भी लिखना होगा। तो मैंने क्या किया कि इसको इससे जोड़ दिया। जब मैं इसको इससे जोड़ रहा हूं तो यहां से जो दूरी है वो मान लिया बच्चों मैंने कितना है कि x है। उसके बाद मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूं और इसकी दूरी को मैंने मान लिया कि ये दूरी हमारी कितनी है, ये दूरी हमारी y है। तो मैंने बच्चों ये बिंदु b लिया है और बिंदु b से इस बिंदु p की दूरी कितनी हो गई, y हो गई। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे सर फिर ये वाली लाइन क्यों किया है आपने, ये एक्स्ट्रा लाइन क्यों किया है। तो बच्चों मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम पहले ये ज्ञात करेंगे कि इस बिंदु Q के कारण यहां पर कितना आवेश है और इसके कारण यहां पर कितना आवेश है। और एक बात बता दूं, इस रेगमन में x और y मैंने अपने मन से माना है और जो r है दूरी, वो दूरी हमारी हमारे इस निगमन में आएगी, x और y आंसर में नहीं आएगा। समझ गए? इसका मतलब आगे चल के हमें x और y को हटाना पड़ेगा। तो पहले जितना किया है उतना लिख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव के सिरे A से द्विध्रुव के सिरे A से बिंदु P की दूरी x तथा B से बिंदु P की दूरी y है। अब हम लोग लिखेंगे कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव यहां पर होगा और फिर लिखेंगे इस बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर कितना आवेश होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सबसे पहले लिखा कि माइनस क्यू आवेश के कारण कितना होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण। बच्चों मैं धीरे धीरे सब कुछ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अभी पहले वीडियो में आवाज अच्छी आई तो बच्चों फिर वीडियो अच्छा नहीं आया, दूसरे वीडियो में वीडियो अच्छा आया तो आवाज अच्छी नहीं आई। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में देखते हैं क्या होने वाला है, तो धीरे धीरे करके 3-4 सेशन के बाद सब अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या विभव, कौन सा विभव, वैद्युत विभव। अब ध्यान से देखना, वैद्युत विभव एकल बिंदु आवेश के कारण हम जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद K। ये K क्या है उसी लाइन में ऐड कर लेना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है
एक ऐसे माध्यम में रखा है एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है और इसके बीच की दूरी 2l है। ये भी ऐड कर लेना आप। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, सभी जानते हो कि ये दूरी आपकी l होगी और ये भी क्या होगी, l होगी। बहुत ज्यादा लाइन नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इतना समझ में आया। तो हमने लिखा 1/4πε0 और आवेश कितना है -q। तो हम यहाँ पे क्यू ही लिख रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। ये क्यू हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने V1 मान लिया है। क्या मान लिया है बच्चों, इसको हमने V1 मान लिया है। तो अब हमारा -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ये हो जाएगा। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, ये V1 1/4πε0 और उसके बाद यहाँ पर आपकी दूरी कितनी है x, तो मैं यहाँ पर x लिख लूंगा। लेकिन बच्चों आप सभी जानते हो कि ये हमारा कैसा होगा, ये मेरा ऋणात्मक आएगा विभव। तो हमने यहां लिख दिया कि ये मेरा ऋणात्मक विभव होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा V1 का वैल्यू है वो कैसा है, ऋणात्मक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे कि भाई +q आवेश के कारण, देखिए अगर रटोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। हमने लिखा कि भाई +q आवेश के कारण क्या, वैद्युत विभव, है ना। बिंदु कहां पर, P पर। बिंदु P पर क्या, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव। और मैं सभी से बोलूंगा कि आप लोग वीडियो और ऑडियो जैसा हुआ करें कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए अभी आने वाले 1-2 सेशन में कि क्या कमी है और क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम है वो मैं सही करता रहूंगा धीरे धीरे करके, एक साथ तो नहीं कर सकते। और ये कैसा आएगा बच्चों, क्या आएगा, धनात्मक, है ना। तो ये आपका धनात्मक आएगा विभव। और मैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूँ अपने घर पे वापस आके, क्योंकि अब मैं डेली क्लासेस आपको दे पाऊंगा। तो मैंने लिखा कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और ये हमारा धनात्मक होगा। मैंने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया। अगर मन में सवाल है कि सर ये y कहां से आया, तो +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर अगर मुझे ये ज्ञात करना है कि विभव कितना है, तो पहले मुझे ये देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से यहां तक दूरी कितना है। तो दूरी कितना है बच्चों, हमारी y है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये लिखना होगा। अब आप सोचो कि ये फॉर्मूले आ कहां से रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, एकल बिंदु आवेश के कारण एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला है 1/4πε0 और उसके बाद k और उसके बाद q बाई क्या, r। ये r क्या होती है, ये r दूरी होती है, जो कि दूरी होती है कहां से, एक बिंदु पे जहां पे आवेश रखा हुआ है उस बिंदु की दूरी जहां हमें आवेश विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझ गए ना प्यारे बच्चों। अब इतना क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे कि भाई कितना आवेश होगा। ठीक है, तो हम ये निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी कितना सॉरी विभव होगा। तो हमने लिखा कि भाई बिंदु बिंदु P पर परिणामी विभव, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P पर जो हमारा परिणामी विभव आएगा वो हम लिखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2। लेकिन आप देखते होंगे कि सर कभी माइनस करते हैं कभी प्लस करते हैं, अक्सर बच्चों के मन में सवाल होता है। बच्चों परिणामी विभव निकालते हैं ना तो हम लोग जोड़ते ही हैं, लेकिन जो धनात्मक होता है उसको वो धनात्मक लिखा जाएगा, जो ऋणात्मक होता है उसको हम ऋणात्मक लिखते हैं। क्योंकि V1 हमारा कैसा है, निगेटिव है। मतलब इनको अलजेब्रिक तरीके से जोड़ते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं। तो हमारा हो गया V और ये क्या हो गया V2। क्लियर। अब इसका मतलब है कि V बराबर हमारा हो जाएगा V2 माइनस V1, और हम लोग अब इसमें मान रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ लाइन खींचा। अब मैंने लिखा कि V बराबर और V2 का वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है, और V1 का वैल्यू हमारा जो ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 1/4πε0। देखो रटोगे तो आपको समस्याएं होंगी। मैं बोलता हूं कि रटो मत किसी चीज को, है ना। तो आपका हो जाएगा कि Q और -1/4πε0 और उसके बाद K और x अपॉन Q अपॉन हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया, माइनस कहां से आया, सभी को आ गया ना समझ में कहां से आया है। क्योंकि ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। अगर किसी को समस्या है इसको V2 और इसको V1 कर लीजिए, तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप V1 माइनस V2 कर लोगे। तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, रटना नहीं चाहिए कुछ भी। अब हमने इसमें से बच्चों कुछ कॉमन लिया, देखो ऊपर से Q कॉमन है, हो जाएगा आपका 4πε0 और K। उसके बाद ब्रैकेट में बचेगा 1/y माइनस 1/x। देखो अब एक चीज की यहाँ पर समस्या हुई। मैंने आपसे बोला था कि हमें परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए हमें इस बिंदु O से जो ये वाली हमारी R दूरी है ये हमें ज्ञात होनी चाहिए थी।
इसका मतलब इस फॉर्मूले में जो अभी आया है इसमें आर नहीं है। अब सारा खेल हमारा आर के लिए होगा। आप खुद ही देख लो, अच्छी स्थिति में आपने निगमन देखा, निरक्षी स्थिति में देखा, और इतने सारे निगमन आपने देखे, सब में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। लेकिन अंत में जाके कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो अंत में जाके चेंज क्यों हो रहा है? चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम आर लाना चाहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा आप लोग नोट कर लो। मैं इसमें आर लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं बच्चों, है ना। और सभी से मैं अभी पूछना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने एक दो वीडियो दिया, मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं काफी नर्वस फील कर रहा था कि मैं बहुत टाइम से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया था। हाँ, लेकिन मैं फिर अभी वापस आ चुका हूँ और जैसे थे हम 10th में वैसे बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर किसी से कुछ गलत होता है तो फिर उसको जिंदगी में वो विश्वास नहीं बनता है, समझ रहे हो ना। तो ये क्लियर हुआ यहां तक। अब हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा साफ करके जगह बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूं और ये आया है मेरा, ठीक। हमने क्या किया है, क्या किया है बच्चों, यहां से एक हम इसमें लंब जो है, ये लाइन को इधर बढ़ाते हैं। ये कलर दिख रहा है, मे भी दिख रहा होगा। तो ये हम लाइन बढ़ाते हैं इधर ऐसे। अब तो और नहीं दिख रहा है, ये ग्रीन तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो अभी क्या है कि ये लाइन हमने बढ़ाया और बढ़ाने के बाद बहुत अच्छे से सुनना, यहां पर एक हमने लंब डाला है। दिख नहीं रहा है ये सब कलर, ब्लैक ही सही लगता है बेटा, हम ब्लैक का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो, ये हमने एक लंब डाला है यहां से। अब आपके मन में होगा कि सर ये लंब डाला क्यों? क्योंकि बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें, इस आर दूरी को निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसको सीधा सीधा खींचना एकदम बच्चों, सीधी खींचना एकदम। अगर मेरी तिरछा हो गई तो ये एकदम सीधी है। और ये हमने क्या डाला है, यहाँ पर लंब डाला है। अगर ये हमने यहाँ पर लंब डाला है और ये मेरा एल है, और यहाँ पर हमने थीटा मान लिया है कि कितना है बच्चों, ये हमने थीटा मान लिया है ये। और उसके बाद अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, होगा क्योंकि तिरछा विमुख कोण है, ठीक। अब बी से हमने क्या किया है, यहाँ पर एक से लंब डाल दिया है और इस तरीके से ये दो त्रिभुज बन गए हैं। और इनका बच्चों मैंने नाम दे दिया है कुछ, ठीक है। मैं इनका नाम दे देता हूं। यहाँ पे एम नाम दिया मैंने और यहाँ पर हमने एन नाम दे दिया है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बिंदु बिंदु ए व बी से, बिंदु ए व बी से जो मेरी पी, और ये रेखा हमने मान ली थी ना कि पी एक्स है ना। बिंदु ए व बी से रेखा पी एक्स पर, पी एक्स पर क्या किया, लंब डाले। लंब, इनका नाम क्या है, ए एम और ए एम व, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। लंब डाले हमने ए एम व, दूसरा लंब कौन सा डाला बच्चों, मैंने बी एम, बी एन डाला। जब ऐसा आप करोगे तो ये दो त्रिभुज बन जाएंगे, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो मेरा ए से लेकर पी तक की दूरी है, वो ए से लेकर पी से लेकर एम तक की दूरी है। समझ गया बच्चों की नहीं? और ये अगर एक्स है तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा, ये दूरी भी कितनी होगी, पीएम बराबर भी क्या होगी, एक्स होगी। तो ये लाइन आपको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पी ए बराबर एक्स तथा पी ए बराबर पीएम, देखो पी ए बराबर कितना है, एक्स है, और ये हमने जब लंब डाल दिया है तो सभी को पता है कि ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखो ये बच्चों ये, ठीक है। और ये हमने एक लंब डाल दिया है, ऐसे लंब डाला है कि ये हमारा जो पी ए है वो हमारा पी एम के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हमने लिखा कि पी ए बराबर एक्स है तथा पी ए जो है वो पी एम के क्या है, बराबर है, ठीक। इसी प्रकार इसी प्रकार जो मेरा, इसको देखो, जो P से लेकर N है वो P से लेकर B की क्या होगा, बराबर होगा। आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे ना तो आपको दिखेगा भी कि PM और PB आपस में क्या है, बराबर है। और PB बराबर क्या है, Y है। तो इसी प्रकार PB बराबर Y तथा तथा जो मेरा PB है वो किसके बराबर है, PN के बराबर है। ये बच्चों मैंने यहां तक लिख लिया। अब हम लोग त्रिभुज, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला AOM, AOM में, और ये कैसा है, समकोण है।
तो हमें ये पता है बहुत अच्छे से कि ये मेरा कितना है, एक्स है। देखो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा कितना है, एक्स है। और ये क्या है, ये लाइन आपको जो आपको दिख रही है कितनी है, पीएम है। ठीक है, तो ये पीएम लाइन है। हमने त्रिभुज ए ओ एम में लिखा है, ए ओ एम में, और हम इसमें कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। तो ये सबको पता है कि ये हमारा कर्ण होगा, ये वाली लाइन कर्ण होगी इस 90 के लिए, और इसके लिए ये लंब होगी। और हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें जो ये एम है, ये दिख रही है लंब, इसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू मुझे पता है कि अगर ये एक्स है, ये यहां से लेकर यहां तक आर है, तो हम ओ एम की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हमें ये वैल्यू पता है और हमें ये वैल्यू पता है, इसका मतलब हमें आधार पता है और हमें कर्ण पता है। और आधार और कर्ण होता है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखो बच्चों, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसमें आधार का वैल्यू कितना है, देखो ओ एम है, और कर्ण का वैल्यू कितना है, जो कर्ण बना है वो ए ओ है। ठीक है, ए ओ का वैल्यू हमें पता है कि एल है, कॉस थीटा और ओ एम और ए ओ, और यहां पर ओ एम को ओ एम कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अगर हम यहां से ओ एम का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, ओ एम का वैल्यू निकालते हैं तो आएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा आएगा। इसी प्रकार इसी प्रकार त्रिभुज जो मेरा बी ओ एन है, जिसको हम नाम देंगे कि हाँ बी ओ एन दे देंगे, बी ओ एन है, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। ये कर्ण है, ये मेरा कितना है, ये क्या है, ये मेरा थीटा के साथ लाइन जुड़ी हुई है, तो ये आधार है, और इसके सामने ये कर्ण है, और ये लंब है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो हमें ओ एन बटे क्या करना है, ओ बी करना है। कॉस थीटा बराबर ओ एन बटे ओ बी। अभी ओ बी का वैल्यू सबको पता है मेरे बच्चों की, ओ बी का वैल्यू कितना है, एल है। तो यहां से हम ओ एन का वैल्यू निकाल लेंगे और ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर आएगा कि एल कॉस थीटा, और ये हमारा ओ एन बराबर आ जाएगा। तो कुछ समझ में आया, हमने ओ एम और ओ एन की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको भूलना मत, अभी ये काम आएगा। ठीक, ये देख लीजिए एक बार मैंने क्या किया है, लम डाला है और ओ एम और ओ एन की वैल्यू निकाली। क्यों निकाला है बताऊंगा मैं अभी। अब देखिए क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि x बराबर, अब ध्यान से देखना, ये x है ना, ये क्या है बच्चों, x है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x जो है वो किसके बराबर है, p, और ये हमारा क्या दिख रहा है, p और m। मैंने लिखा भी था कि जो pa है वो pm के बराबर है, इसका मतलब x का मान इस p से लेकर यहाँ इसके बराबर है। ये मतलब हुआ कि x बराबर हम निकालेंगे तो हम p से लेकर o में, पीओ में बच्चों कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ओ एम को जोड़ देंगे। तो पी ए का वैल्यू, पीओ का वैल्यू आर है, और ओ एम का वैल्यू कितना है, अभी अभी निकाला देखो, एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, एल कॉस थीटा आएगा। अब ये हो गया एक्स, तथा अगर मैं वाई की वैल्यू को निकालूं, तो वाई की वैल्यू को देखो बच्चों, हमें पता है कि पी से लेकर बी तक ये वाई है, तो पी से लेकर एन तक ये भी क्या होगा, वाई, ये क्या होगा, वाई, है ना। और मुझे क्या करना है, इस वाई की वैल्यू को निकालना है। तो इसका मतलब है पी से लेकर एन तक हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, तो हम पी ओ में से अपना क्या माइनस कर देंगे, अपना हम ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, कि ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है, और y बराबर हम लोग लिखेंगे कि पी ओ माइनस ओ एन। देखिए पीओ कहाँ है, ये p से लेकर o है, ये घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा बच्चों, क्या पीओ में से ओ एन माइनस किया तो p से लेकर ये वाली वैल्यू हमको पता चल गई, जो कि हमारी y थी। एक समझ में आया कि नहीं, फिर से देख लो, ये p है, ये o है, ये n है। अगर मुझे ये पता है कि ये y है और ये मैंने अभी निकाल लिया है ना, जो कि एल कॉस थीटा मैंने निकाला है, तो मैं अगर इसको निकालना चाहता हूं और ये पूरा हमारा ये है,
तो इस पूरी में से ये माइनस करूंगा ना, मतलब पीओ में से मैं ओएन को माइनस करूंगा। ठीक, अब पीओ का वैल्यू कितना है, देखो पीओ का वैल्यू तो दिया होगा, पी से लेकर ओ तक आर है, और ये है एल कॉस थीटा। यहां से ये हमको पता चला, और ये हमें वाई का वैल्यू आया है। अब इन दोनों को उठा के इसमें रखेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 क्या है, v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k वैल्यू पुट करते हैं। y का वैल्यू कितना है, r माइनस एल कॉस थीटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं लगाना है। फिर उसके बाद ये r प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, एलसीएम लेंगे तो r प्लस एल कॉस थीटा, और बीच में माइनस लगा है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस आर और प्लस एल कॉस थीटा होगा। ठीक, जिसमें से आर कट जाएगा, और नीचे देखो ये ए है, ये पूरा बी है, ये ए है और ये बी है, इसका मतलब आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए क्या करेंगे, देखो ये बड़ा निगमन था बच्चों, ठीक है, तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया। तो v बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद l और ये l, तो ये हो जाएगा 2l cos थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका, अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि r का वैल्यू, जो हमारा ये r है, वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब l स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा होगा आर स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, इसलिए एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेने पर। ये चीजें मैंने आपको अच्छी और निरक्षी स्थिति में भी बताई है। तो एल स्क्वायर नीचे से हट जाएगा, तो जब नीचे से एल स्क्वायर हटेगा नगण्य, ये भी क्या होगा, ये भी हट जाएगा, तो हमने इसको लिखा आर स्क्वायर, इसलिए हमारा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमने बहुत नगण्य मान लिया, क्योंकि थीटा भी बहुत ज्यादा क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक, अब देखो बच्चों, इतना क्लियर? अब ध्यान से देखना, ये लिख लिया मैंने, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2ql पास पास लिखते हैं, और कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब एक बात बताना कि चूंकि p बराबर क्या होता है, 2ql, तो हमने इसको क्या कर दिया, p कर दिया, और ये हो गया हमारा क्या, आर स्क्वायर। और p है क्या, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हमारा क्या हो जाता है, यहां से हमारा निगमन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने क्या किया है, आप खुद ही देख लो एक बार कि मैंने किया क्या है। आखिरी में हमें क्या आया है, ये वाला निगमन आया है। अब बताओ, अच्छी स्थिति में आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था अच्छी स्थिति में? आपने अच्छी स्थिति में पढ़ा था कि थीटा जो है, ये जो थीटा बनेगा अच्छी स्थिति में कितने डिग्री का बनेगा, 0 ना, क्योंकि ये बिंदु कहां होगा, यहां पर, तो थीटा 0 होगा। और थीटा 0 है, एक बार दिमाग लगाओ, थीटा अगर 0 है तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा हटा दो, अच्छी स्थिति का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अगर ये थीटा, ये पी पॉइंट यहां होता तो थीटा कितना बनता, बताओ, 90 बनता। वो स्थिति कौन सी होती, निरक्षीय स्थिति ना, तो जब निरक्षीय होता तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता, 90 डिग्री, और कॉस 90 होता तो आंसर कितना आता, 0 आता, इसलिए पूरा v का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी से अच्छी और निरक्षीय स्थिति दोनों कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? अगर पेपर में ये वाला निगमन क्लियर है और आपको वो अच्छी और निरक्षी नहीं आ रहा है, तो बच्चों इसको कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे अच्छी स्थिति के लिए थीटा बराबर 0 और निरक्षी स्थिति के लिए थीटा बराबर 90, और निगमन वो भी हो जाएंगे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी तरीके से दिया हुआ है। समझ में आई बात? इसीलिए बच्चे सोचते हैं ये आया कहां से। क्लियर हुआ? कुछ मजा आया? तो ये आता है पेपर में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना जरूर आ गया होगा। अब लास्ट में हम लिख देंगे कि भाई वायु के लिए
के बराबर क्या 1, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद पी के हट जाएगा और पी और उसके बाद आर स्क्वायर और यहां पर कॉस थीटा, ये हमारा निगमन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप करते रहिए और यही जो है वो वही टाइम, ये निगमन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा और अच्छे से सब कुछ आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि बिंदु आवेश के समूह के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। अगले वीडियो में हमारे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, और एक ही वीडियो में हम छोटे छोटे सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। चलो आज के सेशन के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिएगा।